डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुछ लोग जुड़ रहे हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि यदि कई सेलें हों और उनके विद्युत वाहक बल भी भिन्न भिन्न हों, आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हो, तो इस परिस्थिति में अगर हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो उनसे अधिकतम धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सारी सेलें हैं, देखिए यहाँ एक सेल बना हुआ है, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं एक सेल आंतरिक प्रतिरोध के साथ, इसका विद्युत वाहक बल E1 है ऐसा मान लिया जाए, और आंतरिक प्रतिरोध R1 ऐसा मान लिया। और एक हम सेल लिए, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R2, विद्युत वाहक बल E2। एक और हमने सेल लिया और इन सभी सेलों को हम समांतर क्रम में ही जोड़ रहे हैं। R3 आंतरिक प्रतिरोध है और विद्युत वाहक बल E3। ओके, तो इन सेलों को आप देख रहे हैं समांतर क्रम में, इन सेलों को लगाया जा रहा है समांतर क्रम में, इसको संयोजित किया जा रहा है। तो ये सेलें समांतर क्रम में लगी हुई और इनसे जो धाराएं प्राप्त होंगी, जैसे सेल E1 से I1 धारा प्राप्त होगी, सेल E2 से I2 धारा प्राप्त होगी और सेल E3 से I3 धारा प्राप्त होगी। और ये जो धारा प्राप्त हो रही है, इन सभी धाराओं को यहाँ पर अगर देखा जाए तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार I1, I2 और I3 तीनों इस जंक्शन पर मिल जाते हैं पॉइंट ए पर, और यहाँ से यह धारा बन जाती है I। मतलब I इज इक्वल टू हम कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये धारा जा रही है एक प्रतिरोध में, बाह्य प्रतिरोध में, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। यहाँ पर एक कुंजी भी ले लें स्विच को ऑफ ऑन करने के लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 3 सेलें इसमें दिखाई गई हैं। इससे भी अधिक सेल हम ले सकते हैं, सेलों की संख्या n भी हम कर सकते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो मोबाइल हम सेट कर रहे हैं, हो सकता है कि दिखाई न दे रहा हो मोबाइल में। ठीक है, ओके। तो ये आप देख रहे हैं समांतर क्रम में विभिन्न विद्युत वाहक बलों की ये सेलें, जिनके आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हैं, ये लगे हुए हैं और ये सभी सेलें मिलकर बाह्य वैद्युत परिपथ में धारा भेज रही हैं। और ये धारा I1, I2, I3 ये सब मिलकर धारा I बन रहा है, जो कि जा रहा है, ये धारा I प्रतिरोध R में ये भेजा जा रहा है। तो यहाँ वो समांतर क्रम में सेल लगी हुई हैं और इनके विद्युत वाहक बल अगर देखा जाए तो E1, E2 और E3 है। आंतरिक प्रतिरोध R1, स्मॉल R1, स्मॉल R2 और स्मॉल R3 है। ओके, आइए देखें यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये किरचॉफ के पहले नियम का यहाँ पर पालन हो रहा है। किरचॉफ का दूसरा नियम हम यहाँ पर ले रहे हैं बंद पास A। ठीक है, A ऐसे चल कर आएंगे B, C और यहाँ पर हो गया D,
और इस तरह से E1 और A। तो एक हम बंद पास ले रहे हैं, बंद पास A B C D E1 A। तो ये एक बंद पास हम ले रहे हैं, ठीक है। ओके, A B C D D E1 A। फिर से एक बार देख लीजिए, A B C D, ऊपर चले E1 इसके लिए लिखा गया है, और फिर ऐसे हम A पर आ गए। इस बंद पास में किरचॉफ के दूसरे नियम से हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए, इसमें देखा जाए तो कोई प्रतिरोध नहीं है, इसमें देखा जाए तो कैपिटल R प्रतिरोध है, और इसमें धारा जा रही है I। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा IR। चूंकि धारा की दिशा में है तो ये धनात्मक होगा। अब इस तरह से हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ तो कोई प्रतिरोध नहीं है, इसमें भी कोई प्रतिरोध नहीं है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर तो देखते हैं कि इसमें जो धारा है वो I1 धारा है, इसमें I2 धारा है, और इसमें I3 धारा है। तो इसमें है I1 धारा और प्रतिरोध हो गया R1। क्योंकि धारा की ही दिशा में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस I1 R1। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसमें अगर विद्युत वाहक बल देखा जाए बंद पास A B C D E1 A में, तो केवल एक सेल मिल रहा है E1। क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा E1। ओके, ये बात बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से हम I1 निकालना चाहेंगे, तो I1 R1 बराबर E1। इस IR को दाहिने तरफ ले जाइए तो माइनस हो जाएगा। फिर I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR अपॉन R1, ये प्राप्त होता है। ओके, अब यदि हम बंद पास A B C D और E2 की बात करें, इस तरह से हम चले, अगर इस तरह से हम चल रहे हैं ऐसे, तब क्या होगा? क्या चेंज होगा इसमें? तो चेंज ये होगा कि इसमें धारा I2 है, तो I1 के जगह पर क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। इसमें विद्युत वाहक बल E2 है, तो इस E1 के स्थान पर क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा माइनस I। तो ये करंट तो सबके लिए एक समान हो गया ना, तो ये I तो ऐसा ही रहेगा, और सबके लिए बाह्य प्रतिरोध R ही रहेगा। अपॉन आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगी R2। तो इसी I1 से हम I2 बना सकते हैं, और I2 से हम चाहें तो I3 बना सकते हैं। इस E के स्थान पर क्या होगा? E3 होगा। माइनस IR तो तीनों के लिए कॉमन है, और R2 के जगह क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। इस तरह से हमने I1 I2 और I3 निकाल लिया है। I1 I2 I3 का मान अगर हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं I1 I2 I3 का मान, तो I इज इक्वल टू, बिल्कुल इधर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा बाएं की ओर हम आ जाते हैं तब भी हम देख रहे हैं कि मोबाइल में सेट हो पाएगा कि नहीं। ओके, थोड़ी सी बाईं तरफ अगर हम आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आइए देखिए, ये जो I है इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, I को, I इज इक्वल टू I1 जो यहाँ पर है, तो I1 के जगह पर हम इसको लिख रहे हैं E1 माइनस IR अपॉन R1, और प्लस की जगह पर प्लस हो गया। ये जो I2 है, I2 के स्थान पर हम इसको लिख रहे हैं E2 माइनस IR अपॉन R2, और प्लस की जगह प्लस हो गया। I3 के स्थान पर ये वैल्यू हम ले रहे हैं E3, ओके, माइनस IR अपॉन R3। इस तरह से हम I1 I2
I3 का वैल्यू लिख चुके हैं। अब आइए यहाँ पर अगर देखा जाए तो E1 अपन R1 अलग कर दीजिए और माइनस I R/R1, मतलब इनको अलग अलग कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर दो पद बन रहे हैं तो E3 के साथ भी ले लीजिए R3 को और IR के साथ भी ले लीजिए। यहाँ पर दो पद है तो E2 के साथ भी लीजिए R2 को, IR के साथ भी लीजिए R2 को, और यहाँ पर E1 के साथ लीजिए R1 और IR के साथ लीजिए R1। तो क्या प्राप्त होता है यह देखा जाए, I इज इक्वल टू E1/R1 माइनस IR/R1, ऐसे हम लिख सकते हैं। दोनों पदों को हमने सेपरेट कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों पदों को हम सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो E2/R2 और माइनस IR/R2 हो गया। इन दोनों पदों को भी हम अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस E3/R3 और माइनस IR/R3। तो पदों को हमने सेपरेट कर दिया है, अलग अलग हमने पदों को कर दिया है। ओके, अब आइए इसको थोड़ा मिटाएं ताकि थोड़ा सा जगह हमको मिल जाए, जगह नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये बाह्य प्रतिरोध था, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, ये याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस IR/R1 माइनस IR/R2 माइनस IR/R3। तो इसमें हम IR कॉमन ले सकते हैं और माइनस कॉमन ले सकते हैं, तब यही हमारा फार्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू E1/R1 ओके प्लस E2/R2, इनको एक साथ सजा दिया जाए E3/R3, और जो IR/R³ है इनमें तीनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं और IR कॉमन ले लेते हैं, तब क्या प्राप्त होता है देखिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन हो गया और IR कॉमन होगा तो 1/R1 हो जाएगा। ये 1/R1 हो गया, दूसरा पद 1/R2 हो जाएगा, तीसरा पद 1/R3 ये हो जाएगा। ओके, थोड़ी और जगह चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये हमें लाइन प्राप्त हुई है। अब हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर माइनस IR और ब्रैकेट में जो है इसको हम बाएं पक्ष में लाएं, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो बाएं पक्ष में पहले से ऑलरेडी I है, पहले से I है, और इसको हम बाएं पक्ष में लाते हैं ना, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये IR, इस तरह से हम इसको लिखेंगे 1/R1 1/R2 1/R3। ओके, तो ये तो बाएं पक्ष में हो गया, और दाहिने पक्ष में ये रह जाएगा प्लस के साथ आप लिखते हैं, दाहिने पक्ष में आपका ये बचेगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ये प्राप्त हो जाता है। ओके, ऊपर की हमको कोई अब जरूरत नहीं रह गई है। तो आप देख रहे हैं बराबर के बाएं पक्ष में लिखा हुआ है I प्लस IR इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और बराबर के दाहिने लिखा है 1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 ये लिखा हुआ है। ओके, यहाँ देखिए बाएं पक्ष में अगर हम ध्यान दें तो इस I को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर I को अगर हम कॉमन यहाँ पर कर दें तो फिर क्या यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, तो इस I में I से भाग देंगे तो 1 होगा, देखिए 1 है, और प्लस इसमें I से जब हम भाग देंगे तो ये I कैंसिल हो जाएगा, केवल R बचेगा। ओके, और इसके बाद ब्रैकेट में हम कर देते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये प्राप्त हुआ। अब बराबर के बाद देखा जाए तो क्या है बराबर के बाद, तो बराबर के बाद है E1/R1 प्लस E2/R2
प्लस E3 अपान R3 ये प्राप्त हो जाता है। ओके, अब यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर करें तो I इक्वल ये वाला जो पार्ट है, देखिए I बराबर जब करेंगे तो यहाँ का जो पार्ट है ये चला जाएगा नीचे। तो हमारा फार्मूला क्या होगा देख लीजिए, ये तो ऊपर लिखा जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3, ये तो ऊपर हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये नीचे लिखा जाएगा 1 प्लस R ब्रैकेट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धारा के लिए ये सूत्र आया हुआ है, बड़ा सूत्र है, कोई बात नहीं, याद रखा जाना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं कि विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न है, आंतरिक प्रतिरोध भी इसमें भिन्न भिन्न था। तो हम इस फार्मूले से धारा प्राप्त कर सकते हैं, और इस फार्मूले को प्राप्त करने में हमें किरचॉफ के पहले नियम का भी पालन करना पड़ा और किरचॉफ के दूसरे नियम का भी पालन इस फार्मूले में करना पड़ा है। अब आइए, ये तो केवल 3 सेलें थी, अगर इसी तरह से n सेलें होती, अगर n सेलें होती तब फार्मूला कैसे होता। n सेलों के लिए फार्मूला क्या हो जाता, तो भाई ठीक है, प्लस और भी सेलें होती हैं, लास्ट में En माने n1 और यहाँ पर हो जाता Rn, लास्ट में जो भी नंबर आ जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी थोड़ा सा हम चेंज कर दें, जैसे ये प्लस और कुछ हो जाएगा और 1 अपान Rn, जो nवें नंबर पर होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर n सेलें जिनके विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो, उनके आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हो, अगर वे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो फिर हम इस तरह से हम धारा के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम एक ऐसा क्रम लेंगे जिसमें श्रेणी भी हो और समांतर भी हो, सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, तो उस क्रम का नाम होगा मिश्रित क्रम। तो अब हम मिश्रित क्रम में कुछ सेलों को लेंगे और उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। मिश्रित क्रम, मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम n सेलें लेते हैं और उनको पहले ही श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। n सेलों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध है, n सेलों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। इसमें कितनी सेलें हैं, अगर देखा जाए तो इसमें n सेलें लगी हुई हैं, आंतरिक प्रतिरोध भी है, आंतरिक प्रतिरोध इसमें होगा, शो हमने नहीं किया है आंतरिक प्रतिरोध को, लेकिन इसमें आंतरिक प्रतिरोध मान कर चलिए, चाहे शो कर दीजिए, R शो कर दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पर शो कर दीजिए R, नो प्रॉब्लम। तो ये कितनी सेलें हैं, इसमें n सेलें हैं, इसमें n सेलें लगी हुई हैं। ओके, अब यदि यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, बिल्कुल मोबाइल में दिख रहा होगा आप लोगों को, उसी तरह से एक और यहाँ पर हमने सेट ले लिया, इसमें भी n सेलें, जितनी ऊपर सेलें लगी हुई हैं श्रेणी में, उतनी ही सेलें यहाँ पर भी लगी हुई हैं श्रेणी में। सेलें सेम होनी चाहिए, ठीक, तो जितनी इसमें सेल है उतनी इसमें सेल है, और इस तरह से m पंक्तियां ये ले लेते हैं। इससे अगर इसका हम काउंटिंग करें, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो कहां तक हम जाएंगे, m पंक्ति तक हम जाएंगे। तो चलिए एक यहां पर हमने ले लिया। ओके, इसमें भी n सेलें लगी हुई, प्रत्येक पंक्तियों में n सेलें लगी हुई हैं, और अगर बात करें हम इनके विद्युत वाहक बल की, तो सभी सेलों के विद्युत वाहक बल एक समान रखे गए हैं E, और मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी सेलें एक समान विद्युत वाहक बल की हैं,
और एक समान आंतरिक प्रतिरोध की ये सेलें लगाई गई हैं। पहले आपने देखा कि इसमें जो पंक्तियों में सेलें लगी हुई हैं वो श्रेणी क्रम में लगी हुई हैं, और इस तरह से जो ये पंक्तियां हैं इन पंक्तियों को हम समांतर क्रम में रखे हैं। और ये सभी सेलें मिलकर जो श्रेणी में है, समांतर में है, ये सभी सेलें मिलकर बाह्य प्रतिरोध को धारा भेज रही हैं। बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर कैपिटल R है, यहाँ पर एक हम पूंजी भी लगा दें, तो सभी सेलें मिलकर बाह्य प्रतिरोध में धारा भेज रही हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सभी धाराएं यहाँ पर किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार एक बिंदु पर मिल जाती हैं, और यहाँ पर I बन जाती है। वो धारा I बन चुकी है, और ये धारा आगे बढ़ रही है, धारा I बन के आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जब ये पहुँचता है तो इन सभी की धाराएं अलग अलग ये हो जाती हैं। ओके, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। यहाँ पर जितनी भी सेलें लगी हुई हैं उन सबके विद्युत वाहक बल E है, और आंतरिक प्रतिरोध R है। सभी सेलों के विद्युत वाहक बल एक समान यहाँ पर रखे गए हैं। तो प्रत्येक सेल के जो विद्युत वाहक बल है वो E है, यहाँ भी E होगा, सब E होगा। ओके, यहाँ भी E है, विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R सबके। ओके, अब हम यहाँ से धारा निकालना चाहते हैं, और ये भी हम यहाँ से पता लगाएंगे कि प्रबल धारा किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। प्रबल धारा इस व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जब सेलें लगी हों तो उनके कुल विद्युत वाहक बल हो जाएंगे N गुना, N है ना, तो NE, तो विद्युत वाहक बल हो गया NE एक पंक्ति का। दूसरे पंक्ति का भी विद्युत वाहक बल NE होगा, तीसरे का भी, चौथे का व अन्य का भी। अब हम देखें कि यहाँ विद्युत वाहक बल टोटल NE है, यहाँ भी NE है, इसमें भी NE है, यहाँ भी NE है। तो इस तरह से कुल कितना विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल NE है, और ये पंक्तियां समांतर क्रम में लगी हुई हैं। तो समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल जुड़ता नहीं है, जो एक पंक्ति का होगा वही सबका होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी इस व्यवस्था का, पूरी इस कॉम्बिनेशन का कुल विद्युत वाहक बल होगा NE। ओके, अब आइए हम यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध की बात करें। तो पहली पंक्ति अगर देखा जाए तो इसमें N सेलें लगी हुई हैं। इन N सेलों में जो आंतरिक प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो NR, क्योंकि प्रतिरोध तो जुड़ जाता है, श्रेणी क्रम है, प्रतिरोध जुड़ जाएगा। N सेलें हैं और प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध R है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध एक पंक्ति का हो जाएगा NR। दूसरे पंक्ति का भी होगा NR, तीसरे पंक्ति का भी होगा NR, चौथे पंक्ति का भी होगा NR। इसी तरह से mवें पंक्ति तक हर पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा NR, और ये पंक्तियां लगी हुई है समांतर में। तो NR यहाँ भी है, NR है, NR है, NR है, और ये NR समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो समांतर क्रम के फार्मूले से हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1/NR प्लस 1/NR ऐसे निकालेंगे। कहाँ तक चलेंगे, M तक चलेंगे, क्योंकि इस तरह की M पंक्तियां हैं। तो ये हो जाएगा M/NR, और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसको उल्टा किया जाता है, क्योंकि तो समांतर है। तो ये क्या हो जाएगा, NR/M हो जाएगा, NR/M। कुल आंतरिक प्रतिरोध NR/M। लेकिन हम जानते हैं कि इस आंतरिक प्रतिरोध के साथ ही ये बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए ये टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR/M, टोटल आंतरिक प्रतिरोध। और कुल सेलों के साथ, कुल प्रतिरोधों के साथ ये बाह्य प्रतिरोध जो लगा हुआ है वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है।
ये मत सोचिए कि ये तो समांतर में दिख रहा है, ये समांतर में होगा, समांतर में नहीं होगा, क्योंकि इससे आने वाली धारा, इससे आने वाली धारा, सभी पंक्तियों से आने वाली धारा तो यहाँ पर मिल गई, और मिलकर ये धारा इसमें जा रही है। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें जो भी भिन्न भिन्न आंतरिक प्रतिरोध है उनके साथ, उनके तुल्य के साथ बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध अगर निकाला जाए इस कॉम्बिनेशन का, तो कुल प्रतिरोध आएगा R प्लस एन आर बटा एम। अब यहाँ पर आप लघुत्तम ले लीजिए m, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर, ओके, और ये हो जाएगा एन आर। तो ये हो गया कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध इस व्यवस्था का कुल प्रतिरोध है एम आर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम आर प्लस एन आर अपॉन एम। पूरी व्यवस्था का ये प्रतिरोध का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं कि विभिन्न सेलों से जो धारा यहाँ पर पहुंच रही है, तो टोटल धारा आई का मान क्या होगा, आई का मान यहाँ पर क्या होगा, हम ये निकालना चाहते हैं। सभी सेटों में ये धाराएं हैं, लेकिन सभी धाराएं यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, तो यहाँ पर धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान आई इज इक्वल टू एन ई, कुल विद्युत वाहक बल एन ई, यही हमारा निकालने का तरीका है। कुल विद्युत वाहक बल में कुल प्रतिरोध से हम भाग दे देते हैं, तो जब हम यहाँ पर भाग देंगे एम आर प्लस एन आर अपॉन एम, ओके। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, आई इज इक्वल टू एम चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ये हुआ विद्युत धारा के लिए ये सूत्र प्राप्त हुआ है, आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। आइए यहाँ पर देखें कि जो इसमें प्रयुक्त संकेताक्षर हैं इनका अर्थ क्या है। तो आई विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा यहाँ पर प्राप्त हो रही है, मतलब कुल विद्युत धारा कहिए, ओके। एम क्या है, एम ये पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 ऐसे एम पंक्तियां समांतर क्रम में लगी हुई हैं। एन क्या है, एक पंक्ति में सेलों की संख्या है एन। ई क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल है, तो एम पंक्तियों की संख्या है, आर बाह्य प्रतिरोध है, एन सेलों की संख्या है एक पंक्ति में, और आर आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए आगे कुछ हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये आई का मान किस परिस्थिति में अधिक से अधिक होगा। क्या हम कर दें कि आई का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, तो क्या करने पर आई का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस वैल्यू में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा साफ साफ दिखेगा आप लोगों को, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। आई का मान हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर धारा का मान ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एम आर प्लस एन आर का मान कम से कम रखना होगा, कम से कम रखना होगा इसका मान। कम से कम जब इसका मान होगा तो आई का मान ज्यादा से ज्यादा होगा। तो एम आर का मान हमें कम से कम रखना है, एम आर प्लस एन आर। देखिए इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अंडर रूट एम आर, ओके, माइनस अंडर रूट एन आर होल स्क्वायर प्लस 2 एम एन
आर ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब कहेंगे कि क्यों ऐसा लिखा जा सकता है? इसलिए लिखा जा सकता है, थोड़े तो देखा जाए पूरा आ रहा है कि नहीं, पूरा नहीं आ पा रहा है, थोड़ा इसको, ये पूरा आ नहीं पा रहा है इसलिए मैं इसको पुनः लिख रहा हूँ। मोबाइल की स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया कि आई का मान सबसे ज्यादा तब होगा जब एम आर प्लस एन आर का मान सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एम आर प्लस एन आर, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट एम आर माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 रूट में एम एन आर आर ऐसे लिखा जा सकता है। आप कहेंगे क्यों ऐसा लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं, जैसे इसका स्क्वायर कीजिए ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए क्या हो जाएगा? एम आर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए क्या होगा? एन आर होगा। ठीक है, दोनों का गुणा करके दोगुना कर दीजिए और यहाँ पर माइनस लिखिए और दोनों का गुणा कीजिए, तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा? एम आर और एन आर हो जाएगा, इसका दोगुना कीजिए। तो चलिए भाई, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इतना आ जाता है। अब प्लस ये लिखा हुआ है, तो प्लस जब ये भी लिखा हुआ है, इसको भी जब हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम एन आर आर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? फिर तो वही बचेगा ना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एम आर प्लस एन आर। ओके, तो इसे क्लियर हो गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब कहा जा रहा है कि आई का मान ज्यादा से ज्यादा तब होगा जब एम आर प्लस एन आर का मान कम से कम होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, एम आर प्लस एन आर का मान कम से कम तब होगा जब इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है रूट एम आर माइनस रूट एन आर, इसका मान कम से कम हो। तो इसका मान कम से कम होगा। अब आइए इसको हम देख रहे हैं कि यह किसी चीज का स्क्वायर है, तो स्क्वायर फॉर्म में कोई भी चीज हो उसका कम से कम मान शून्य होता है, शून्य, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है, इसलिए इसका कम से कम मान शून्य होगा। ठीक है, तो रूट एम आर माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर, इसका मान कम से कम क्या हो सकता है? इसका मान कम से कम शून्य होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूप में है, इसलिए इसका कम से कम मान शून्य होगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए तो फिर वही हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका, या दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए, तो इसका वर्गमूल कीजिए, इसका वर्गमूल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एम आर माइनस एन आर इज इक्वल टू 0। चलिए इसको दाहिने ले चलिए, तो रूट एम आर बराबर रूट एन आर। चलिए दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? ओके, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल आप कर देंगे तो ये हो जाएगा एम आर, या दोनों पक्षों का वर्गमूल किया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, क्योंकि करणी हमको हटाना है। तो यहाँ तो था कि भाई वर्गमूल कीजिए, वर्गमूल कीजिए, चलिए करणी हम हटा देना चाहते हैं तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करणी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा एम आर बराबर ये हो गया एन आर। ओके, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर बराबर हो जाएगा एन आर बटा एम। क्या ये मान पीछे भी कहीं निकला है? निकला है। जब हम लोग कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल रहे थे तो आप देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध निकला था एन आर बटा एम, और ये आर क्या है? ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है। जैसे इसमें ये सब सेलें लगी हुई थी ना ऐसे, और ये बाह्य में ले गए थे हम, तो ये यहाँ का प्रतिरोध है। और ये जो एन आर बटा एम है, एन आर बटा एम, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है।
तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हुई है, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाए, जितनी यहाँ पर सेलें लगी हुई थी उन सभी सेलों को मिलाकर उनके तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर अगर ये बाह्य प्रतिरोध का मान है तो यहाँ पर धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर एक लाइन ये निकल के आया। ठीक है, ओके। तो यह टाइम आउट हो चुका है, तो आज की पढ़ाई मैं यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWEREY @123 है। धन्यवाद।